जी बच्चों, जो जो आपने मांगा मैंने वो सब दिया और केस स्टडी भी मैं आपके लिए लेके आ गया हूं। जैसा आप कह रहे थे केस स्टडी करा दीजिए। चलिए फटाफट शुरू करते हैं केस स्टडी। और हाँ, अगर अरविंद एकेडमी चैनल ने आपकी तगड़ा सपोर्ट किया है तो लाइक एंड शेयर कीजिएगा और अरविंद एकेडमी चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। बात को शुरू करते हैं। फिजिक्स इंपॉर्टेंट केस स्टडी, इसको एग्जाम में आएगी ही, आप जानते ही हैं। और यहां पर देखिए, मैं आपको बात दिलाता हूं कि उससे पहले अगर कोई बच्चा चाहता है कि कुछ श्योर शॉर्ट क्वेश्चन लगाना, जिस तरह के क्वेश्चन एग्जामिनेशन में आते हैं तो वो क्वेश्चन लेके आप लगा सकते हैं। फुली सॉल्व्ड है, सोल्यूशन के लिए भटकना नहीं पड़ेगा। फिजिक्स का है, अभी मैथ्स का पेपर भी आपका बचा है, तो फिजिक्स और मैथ्स ले सकते हैं आप। और साथ में जो बच्चे फिजिक्स के साथ बायो ग्रुप वाले हैं, फिजिक्स बायो लेकर 699 में इसे ले सकते हैं। ये काफी इकोनॉमिकल पड़ेगा दोनों सब्जेक्ट साथ में लेने पर। जो बच्चे इसको लेना चाहते हैं वो क्या करें, अरविंद एकेडमी ऐप को डाउनलोड कर ले। इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूं। डाउनलोड करने के बाद इसके स्टोर सेक्शन में जाइए और वहां पर आपको आई एम इंटरेस्टेड का बटन दिखेगा, उसको क्लिक कीजिएगा। बाय नाउ का बटन नहीं दिखेगा, आई एम इंटरेस्टेड का। जब आप इसको क्लिक करेंगे तो आपको व्हाट्सएप मैसेज भी आएगा और एसएमएस से भी आपको लिंक आ जाएगा। उस लिंक पर पेमेंट कर देंगे, ये कोर्स एक्टिवेट हो जाएगा। इस तरह से इसको ले सकते हैं और इसी तरह के क्वेश्चन बोर्ड एग्जामिनेशन में आएंगे तो लगा लेंगे तो निश्चिंत हो सकते हैं। खैर एनीवे, पढ़ाई की बात स्टार्ट करते हैं, जिस वजह से ये वीडियो बन रहा है। तो चलिए, ये एक आपका आया हुआ पेपर में आया हुआ केस स्टडी है जिसमें फेरेडे केज के बारे में लिखा हुआ है। तो देखिए, ये सब सारी जनरल बातें लिखी हैं। फेरेडे केज, अक्सर आप देखेंगे केस स्टडी में जो बातें लिखी हुई होती हैं वो वही लिखी होती हैं जो आप पढ़े हुए रहते हैं। फेरेडे केज और फेरेडे शील्ड इज एन इनक्लोजर मेड ऑफ द कंडक्टिंग मटेरियल। ये कंडक्टिंग मटेरियल का एक केज है। द फील्ड्स विद इन ए कंडक्टर कैंसिल आउट। इसके अंदर जो फील्ड होता है कंडक्टर के अंदर, वो आपस में कैंसिल आउट कर देता है विथ एनी एक्सटर्नल फील्ड्स। जो एक्सटर्नल फील्ड है उसको इंटरनल फील्ड कैंसिल कर देगा। सो द इलेक्ट्रिक फील्ड विद इन द इंक्लोजर इज जीरो। इसके अंदर, इस फेरेडे केज के अंदर जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है वो शून्य होता है। These Faraday cages act as a big hollow conductors. You can put things into shield them from the electrical fields. इसके अंदर कोई भी डिवाइस रख देंगे जो इलेक्ट्रिकल सेंसिटिविटी से बचाना है तो आप रख सकते हैं फेरेडे केज, जिसे हम कहते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग। Any electrical shocks the cage receives पास हार्मलेसली अराउंड द आउटसाइड ऑफ द केज। कोई भी शॉक आपको मिलेगा फेरेडे केज पर तो अंदर नहीं जाएगा, बाहर से ही पास हो जाएगा। ये केस स्टडी थी और इस पे जो क्वेश्चंस हैं वो मैं आपको दिखाता हूं और करता हूं साथ में। तो इस पे जो पहला क्वेश्चन है, देखिए केस स्टडी थी, ये पहला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग मटेरियल कैन बी यूज्ड टू मेक फेरेडे केज। तो फेरेडे केज के लिए कंडक्टिंग मटेरियल लिखा हुआ है यहाँ, तो कंडक्टिंग मटेरियल जो होगा वो इसका आंसर हो जाएगा, यानी कॉपर इज द आंसर। आंसर इज सी, कॉपर। कॉपर एक कंडक्टिंग मटेरियल है। बाकी जो दे रखे हैं प्लास्टिक, वुड, ग्लास, ये नॉन कंडक्टिंग है, इस वजह से इनके ये यूज नहीं किए जा सकते। तो इसका आंसर हो गया पहले का सी। नेक्स्ट वाला देखते हैं हम लोग, एग्जाम्पल्स ऑफ ए रियल वर्ल्ड फेरेडे केज कौन सी होगी। तो फेरेडे केज का हमें देखना होगा कंडक्टर हो और पूरी तरह से क्लोज्ड हो। तो यहां पर देखिए, कार है, प्लास्टिक बॉक्स है, मेटल रॉड है, लाइटनिंग रॉड है। तो कार इज द एग्जाम्पल। हमारा कार किस तरह से बिहेव कर सकता है, एक फेरेडे केज की तरह, क्योंकि वो एक कंडक्टर का बना होता है, पूरी तरह से ढका हुआ, मतलब उसके अंदर आप बैठेंगे तो कवर हो जाएगा। अगली बात देखते हैं, व्हाट इज द इलेक्ट्रिकल फोर्स इनसाइड ए फेरेडे केज व्हेन इट इज स्ट्रक बाय द लाइटनिंग। अगर लाइट बाहर से गिर पड़े, सपोज करिए कार में है, लाइट गिर जाए और कार के अंदर आप हैं, तो क्या होगा आपका, कुछ नहीं होगा, आप बच जाएंगे। पूरी जो इलेक्ट्रिकल शॉक है कार पे पड़ने वाला वो बाहर से ही निकल जाएगा। तो इसका आंसर है 0, जैसा यहां लिखा भी था कि इलेक्ट्रिकल शॉक बाहर से ही निकल जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन में बोला है, एन आइसोलेटेड पॉइंट चार्ज प्लस क्यू इज प्लेस्ड इनसाइड द फेरेडे केज, इट्स सरफेस मस्ट हैव चार्ज इक्वल टू। अगर कोई एक कंडक्टर है हॉलो, इसमें कोई आप प्लस क्यू चार्ज रख देते हैं तो यहां पर जो डेवलप होता है चार्ज वो माइनस क्यू चार्ज डेवलप हो जाएगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा बेटा, सी।
इसकी सरफेस पे जो चार्ज डेवलप होगा वो माइनस क्यू के बराबर होगा। तो इसका चौथा क्वेश्चन था जो हम लोगों ने कर लिया। पांचवा क्वेश्चन करते हैं। यहां पर लिखा हुआ है ए पॉइंट चार्ज 2 कूलम इज प्लेस्ड एट द सेंटर ऑफ द फैराडे केज इन द शेप ऑफ द क्यूब। कोई क्यूब है इस तरह का, उसके सेंटर पर कोई आपने चार्ज रख रखा है। वो क्यू की वैल्यू यहां कितनी है, 2 कूलम। सेंटर सरफेस ऑफ 9 सेंटीमीटर, इसकी जो एज है वो 9 सेंटीमीटर की है बेटा। द नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पासिंग थ्रू द क्यूब नॉर्मली विल बी। तो हमें जो लिखा है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन नॉर्मली यानी क्या हो गया, फ्लक्स। हमें फ्लक्स निकालना है। तो फ्लक्स की वैल्यू क्या होती है, गॉस लॉ के हिसाब से क्यू इनसाइड अपॉन एप्सिलॉन नॉट, गॉस लॉ। और इसके हिसाब से क्यू इनसाइड कितना रहा यहां पर, 2 कूलम। एप्सिलॉन नॉट 8.85 इंटू 10 की पावर -12। इसको सॉल्व कर लीजिए तो वैल्यू आ जाएगी 2.26 इंटू 10 की पावर 5 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम लीविंग द सरफेस। तो ऑप्शन कौन सा बना यहां पर बेटा, ऑप्शन बना सी, 2 इंटू 10 की पावर 5 के आसपास लीविंग द सरफेस। तो ऑप्शन इज सी। इस तरह से ये सवाल, ये पहली केस स्टडी हो जाती है। इसको आप नोट कर सकते हैं। मैं करता हूं अगली केस स्टडी, देखिए वो भी दिखाता हूं तेजी से। नेक्स्ट केस स्टडी, इसमें लिखा है रीड द सोर्स गिवन बिलो एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस एज ए पाथ straight or curved in an electric field such that the tangent to its at any point gives the direction of the electric field intensity at that point। कहीं पर भी इलेक्ट्रिक फील्ड पर अगर आप खींच देंगे तो उसका डायरेक्शन और फील्ड की स्ट्रेंथ देख के बता सकते हैं क्या इंटेंसिटी है। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आर कॉन्टिन्यूअस कर्व्स। ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन कॉन्टिन्यूअस कर्व्स हैं। continuous curves, they start from the positive charge and end at the negative charge। प्लस चार्ज से स्टार्ट होती हैं और माइनस चार्ज पर जाके एंड हो जाती हैं। प्लस से स्टार्ट हो रही, माइनस पे खत्म हो रही है। ये इमेज हो गई। अब इस पे जो बेस्ड क्वेश्चंस हैं वो लेते हैं। तो ये रहा आपका क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। बाकी तो केस स्टडी वही है। इसमें पूछा गया है इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू ए सिंगल चार्जेस। सिंगल चार्ज से जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है वो स्फेरिकली सिमेट्रिक होता है। इस तरह से इसको स्फेरिकली सिमेट्रिसिटी इसको मिलती है। इलेक्ट्रिक फील्ड इज स्फेरिकली सिमेट्रिक। तो फर्स्ट का आंसर हो जाएगा सी। अगला देखते हैं हम लोग, सेकेंड। दूसरे में लिखा हुआ है द SI यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इज। इलेक्ट्रिक फील्ड आप जानते हैं क्या होता है, F अपॉन Q। F हो गया न्यूटन और ये हो गया कूलम। तो ये आंसर है इसका B यूनिट का, न्यूटन पर कूलम। ये इसका आंसर हो जाता है। अगला क्वेश्चन करते हैं, ये आप समझ गए होंगे, मैं तेजी से करवा रहा हूं जिससे कोई भी दिक्कत आपको ना हो। अब यहां पर देखिए लिखा हुआ है पिक द रॉन्ग स्टेटमेंट। अब यहां पर ये बड़ी, जहां कहीं भी नॉट लिखा हो, रॉन्ग लिखा हो, आप डबल कॉशियस हो जाइएगा, गलती बहुत होती है। जो यहां पर रॉन्ग स्टेटमेंट है वो पकड़ना है हमको। तो द इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड डज नॉट फॉर्म ए क्लोज लूप, ये सही बात है, नहीं करता है। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आर कॉन्टिन्यूअस कर्व्स, ये भी ट्रू है, फॉल्स पकड़ना है। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कैन इंटरसेक्ट ईच अदर, यही स्टेटमेंट चाहिए क्योंकि रॉन्ग स्टेटमेंट यही लिखा हुआ है। तो इसका जो है आंसर वो साहब सी हो गया। रॉन्ग स्टेटमेंट पकड़ना था जो हम लोगों ने यहां पर पकड़ लिया है। अगला करते हैं सवाल। नेक्स्ट वाले में पूछा है ए मेटेलिक स्फीयर इज प्लेस्ड इन ए यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड एज शोन इन द फिगर, विच पाथ इज फॉलोड बाय द इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। ये 4 पाथ है, कौन सा फॉलोड करेगा ये। हमेशा ध्यान रखिए कि कंडक्टर में इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस नॉर्मली टर्मिनेट होती हैं और निकलती भी नॉर्मली हैं, और कंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड होता ही नहीं है। तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस तीनों अंदर दिखा रहा है, तो ये तीनों वैसे ही गलत हो गए।
कंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन नहीं होती। तो ऑप्शन नंबर डी, इसका आंसर आ गया डी। और डी आप देख भी रहे हैं, ये नॉर्मली इंटर कर रहा है। अगर ये बढ़ा देंगे तो ये कहीं सेंटर पे मिल जाएगा रेडियस। तो ये नॉर्मली इंटर कर रहा है, नॉर्मली निकल रहा है, और अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन नहीं मौजूद हैं। तो ये आप समझ पाए होंगे। अगला सवाल देखते हैं इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन, pick the true statement about the electric field lines. Electric field lines provide information about the direction of the electric field, ये true है। Electric field lines provide the information about the type of charge, ये भी true है। Electric field lines provide information about the field distance, ये भी true है। यानी all of the above answer is the true one। ऊपर जो भी लिखा हुआ है वो सबके लिए ट्रू साबित हुआ। अगला करते हैं, इसको आप नोट कर सकते हैं आराम से। तीसरी केस स्टडी लेते हैं हम लोग, उसको भी तेजी से करेंगे। थर्ड केस स्टडी बेटा, यहां देखिए, रीड द सोर्स गिवन बिलो एंड आंसर द फॉलोइंग। लिखा है, वंस द अपोजिट चार्जेस हैव बीन प्लेस्ड ऑन आइदर साइड ऑफ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, ये पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, the charges can be used to do work by allowing them to move towards each other, ठीक है, through a circuit. The total energy that can be extracted from a fully charged capacitor is given by half CV square, फॉर्मूला दे रखा है, और कैपेसिटर की ये कहानी है। देखते हैं पहला क्वेश्चन पूछ क्या रहा है। ये क्वेश्चन, अमाउंट ऑफ एनर्जी स्टोर्ड इन कैपेसिटर ऑफ 5 माइक्रोफेरेड व्हेन इट इज चार्ज टू ए पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ 250 वोल्ट। तो एनर्जी देखिए, लिखिए हाफ CV स्क्वायर, हाफ लिखा, C का मतलब है 5 माइक्रोफेरेड, और V है 250 का स्क्वायर। इसको हम कैलकुलेट करेंगे, आंसर बन जाएगा हमारा। हाफ लिख दीजिए और बाकी कैलकुलेशन कर लेते हैं। 5 इंटू 10 की पावर -6, 25 का स्क्वायर 625 इंटू 100, ये 10 है, इधर 2 से काटा, ये आ गया 50। इसको सॉल्व करेंगे तो 5 25 यानी ये हो जाएगा 250 इंटू 625 इंटू 10 की पावर -6। ये 25 इंटू 625 करेंगे तो आ जाएगा 156,250 इंटू 10 की पावर -6। 1 2 3 4 5 6, 0.156 जूल। ये आपका आंसर आ गया। और ये ऑप्शन कौन सा है यहाँ पर? 0.1, ये पहला वाला ऑप्शन है। तो ए इज द करेक्ट आंसर। सिंपल सा फॉर्मूला लगाकर छोटा सा न्यूमेरिकल टाइप बन गया था। इसको नोट कर लीजिए, मेरे ख्याल से पॉज करके नोट कर पाए होंगे। चलते हैं अगले सवाल पर, उसको भी मैं करके आपको दिखाता हूं। नेक्स्ट क्वेश्चन इसी का, ए कंडेंसर इज चार्ज टू ए डबल इट्स इनिशियल पोटेंशियल, द एनर्जी स्टोर्ड बिकम्स x टाइम्स। x की वैल्यू हमें बतानी है। हाफ CV स्क्वायर होती है एनर्जी स्टोर्ड। हमने क्या किया, 2V जितना इसको चार्ज कर दिया, डबल इट्स इनिशियल पोटेंशियल। तो ये वैल्यू कितनी आ जाएगी? पहले की जगह आ जाएगी 4 इंटू हाफ CV स्क्वायर। तो पहले की एनर्जी अगर U थी तो अब हो गई 4U, यानी 4 टाइम्स। तो आंसर हो गया 4 टाइम्स। 4 टाइम्स का मतलब है बी ऑप्शन इज द करेक्ट वन। ये बी ऑप्शन यहां पर करेक्ट हो गया। इसको भी पॉज करके नोट कर लीजिए। अगला सवाल मैं करके दिखाता हूं। नेक्स्ट करता हूं, देखिए इस क्वेश्चन को यहां लिखा हुआ है, फाइंड द चार्ज ऑन द कैपेसिटर एट शोन द सर्किट। ये कैपेसिटर है 6 माइक्रोफैरेड का, ये 20 ओम का रेजिस्टेंस है और ये 10 ओम का रेजिस्टेंस है, 2 वोल्ट की बैटरी है ये। तो देखिए जितना पोटेंशियल इसके बीच में होगा उतना ही पोटेंशियल इसके क्रॉस होगा। तो इसमें पोटेंशियल इसके अगेंस्ट कितना है, तो पहले आई निकाल लेते हैं। तो आई के लिए क्या करेंगे, V = IR लगा दो पूरे सर्किट के लिए। यहां पर कोई करंट नहीं जाएगी, शुरू में जाएगी चार्ज करने के लिए, उसके बाद कोई करंट नहीं जाएगी। तो IR लगाया, आई की वैल्यू हो गई V/R। V है 2 वोल्ट, R हो गया 20 + 10 सीरीज में है यानी 30। तो ये वैल्यू हो गई 2/30 एम्पियर। ये करंट हुई, ये करंट इसमें फ्लो कर रही है, ठीक। तो इसमें जाने वाली करंट है कितनी, 2/30। तो ड्रॉप एट 10 ओम रेजिस्टेंस कितना हुआ,
V इज इक्वल टू आई आर, तो ये आई रहा और इसका आर कितना है 10 ओम, तो ये वैल्यू हो गई 2/3 वोल्ट। इतना ड्रॉप कितना है इसके अक्रॉस 2/3 वोल्ट, वही वोल्टेज ड्रॉप है इस कैपेसिटर के अलॉन्ग। हम जानते हैं Q इज इक्वल टू CV होता है, तो C दे रखा है 6 माइक्रोफेरेड, तो 6 माइक्रोफेरेड लगा दिया और V हो गया 2/3 ये वोल्ट, 3 से काटोगे 2 यानी 4 आ जाएगा। 4 × 10⁻⁻6 कूलाम या 4 माइक्रो कूलाम इज द आंसर। तो 4 माइक्रो कूलाम कितना हुआ? ऑप्शन नंबर डी। इस तरीके से आप इस सवाल को कर पाएंगे। मैं हटता हूं, पॉज करके नोट कर लीजिए, अगला करता हूं। अगले क्वेश्चन पे आ गए। अब यहां पर दी कैपेसिटेंस इज ए सर्किट कंपोनेंट दैट अपोजेस, जो कैपेसिटेंस होता है इज ए सर्किट कंपोनेंट दैट अपोजेस द चेंज इन दी वोल्टेज। तो ऑप्शन सही हुआ बी। इसको याद कर लीजिए कि जो कैपेसिटेंस लगाएंगे वोल्टेज चेंज को रोकेगा, विरोध करेगा। आगे चलते हैं, नेक्स्ट अगला क्वेश्चन लेते हैं। यहां लिखा है इन ए रीजन ऑफ कांस्टेंट पोटेंशियल, जहां पर V कांस्टेंट है। हम जानते हैं एक रिलेशन E इज इक्वल टू -dV/dr। अगर आपका V कांस्टेंट हो जाएगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड कितना हो जाएगा? 0। तो यहां पर द इलेक्ट्रिक फील्ड इज यूनिफॉर्म, द इलेक्ट्रिक फील्ड इज 0 इज द करेक्ट ऑप्शन। तो आंसर इज बी, इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होना चाहिए। इस तरीके से ये सवाल हो जाता है। अगला हम लोग फिर से करते हैं, अगला केस स्टडी। ये शायद दूसरा था, तीसरा था, जैसा मुझे याद आ रहा है, और चौथी कर रहे हैं ये। तो ये रही, ये लिखा हुआ है रीड द फॉलोइंग वगैरह। रेजिस्टेंस इज ए मेजर ऑफ द अपोजिशन ऑफ द करंट, अपोजिशन टू द करंट फ्लो इन एन इलेक्ट्रिकल सर्किट। Resistance is measured in ohms. Also resistivity, the electrical resistance of a conductor of unit cross sectional area and unit length. ठीक है, एक characteristic property of each material, resistivity is useful in comparing various materials on the basis of their ability to conduct इलेक्ट्रिक करंट्स। ठीक है, ये जनरल बात लिखी है जो हम लोग पढ़े लिखे हैं, जानते हैं। यहां पर जो क्वेश्चन आया उसको देख लेते हैं। लिखा है रेजिस्टिविटी इज इंडिपेंडेंट ऑफ, किससे इंडिपेंडेंट होता है? नेचर ऑफ मटेरियल पे डिपेंड करती, टेम्परेचर पे डिपेंड करती, डायमेंशन पे डिपेंड नहीं करती। तो आंसर इज सी, रेजिस्टिविटी यानी रो डिपेंड नहीं करती किस पे? डायमेंशन पे, लेंथ क्या है, क्रॉस सेक्शन एरिया क्या है, इस पे डिपेंड नहीं करेगी। तो उसको आप नोट कर सकते हैं। अगला देखते हैं। अगले में लिखा है एज कंपेयर टू शॉर्ट वायर्स लॉन्ग वायर्स हैव मोर रेजिस्टेंस। लंबा होगा लेंथ में, क्योंकि ये इक्वेशन आप हम लोगों ने पढ़ रखी है, R इज इक्वल टू ρ/L/A। तो R इज प्रोपोर्शनल टू L हो जाएगा अगर बाकी चीजें कांस्टेंट हैं तो आंसर हो जाएगा यहां मोर। आंसर इज ए। आसानी से समझ गए होंगे। अगला क्वेश्चन देखते हैं। एज कंपेयर टू द थिन वायर्स, पतले वायर में थिक वायर हैव लेस रेजिस्टेंस। जो मोटे वायर्स होते हैं ये अगेन R इज इक्वल टू ρ/L/A। तो R इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/एरिया। तो जो मोटे वायर्स होंगे उसमें रेजिस्टेंस आपको लेस मिलेगा। तो बी इज द करेक्ट आंसर। करते हैं अगला सवाल, मेरे ख्याल से बड़े आसानी से समझ गए होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, चौथा है द रेजिस्टेंस ऑफ ए वायर डिपेंड्स अपॉन क्रॉस सेक्शन एरिया, लेंथ ऑफ द वायर, वायर्स नेचर। डी सभी पर जो लिखा हुआ है, क्योंकि R इज इक्वल टू ρ/L/A। तो लेंथ पे डिपेंड, एरिया पे डिपेंड और नेचर ऑफ मटेरियल पे डिपेंड। तो आंसर इज डी, ऑल ऑफ द अबव। इस तरीके से ये सवाल बैठा। अब इसका पांचवा वाला जो क्वेश्चन है वो भी देख लेते हैं। पांचवें में बोला है ए कॉपर वायर हैविंग द सेम साइज एज स्टील वायर हैव, तो इसका आंसर होगा मोर रेजिस्टेंस। आंसर इज मोर रेजिस्टेंस। बल्कि हमें लगता है स्टील वायर का ज्यादा हायर रो रहता है। स्टील वायर हैज
मोर रो, तो जो आपका ये ऑप्शन जो है कॉपर वायर हैविंग द सेम साइज एज स्टील हैव लेस रेजिस्टेंस हो जाएगा। बी, कॉपर वायर में लेस रेजिस्टेंस मिलेगा क्योंकि कंडक्टिविटी उसकी अच्छी होगी। इस तरह से ये क्वेश्चन कर सकते हैं आप। ये चौथी हो गई। पांचवी केस स्टडी करते हैं हम लोग तेजी से। तो ये केस स्टडी ये पढ़ लेते हैं, इसको फिर करके एक एक करके। टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन TIR के ऊपर बेस्ड है, इज द फिनोमिना दैट इन्वॉल्व्स द रिफ्लेक्शन ऑफ ऑल द इंसिडेंट लाइट ऑफ द बाउंड्री। लाइट मस्ट ट्रेवल फ्रॉम डेंसर टू रेयर मीडियम and angle of incidence is denser medium must be greater than the critical angle C for the pair of media in contact. For internal reflection we can show that mu is equal to 1 upon C फॉर्मूला दिया है, इसी पर सवाल बने होंगे। चलिए देखते हैं सवाल। ये रहा पहला क्वेश्चन। क्रिटिकल एंगल फॉर ग्लास एयर इंटरफेस वेयर म्यू ऑफ द ग्लास इज 3/2 C पूछ रहा है। तो हम जानते हैं कि साइन C इज इक्वल टू 1 अपॉन म्यू है, और म्यू दे रखा है यहाँ 3/2, तो ये वैल्यू हो गई 2/3 यानी 0.6667। अब ये आपको पेपर में दिया होगा, ऐसा समझ लीजिए इसकी वैल्यू, क्योंकि याद तो रख नहीं पाएंगे। 0.6667 और ये वैल्यू करीबन होएगी 41.8 डिग्री। ये इसका आंसर है, और इसके हिसाब से आंसर नंबर A आ जाएगा। अगर ऐसे भी दिया हो तो भी आप अंदाज़ा लगा पाएंगे कि शायद ये आ रहा हो। मुश्किल है क्योंकि दोनों यहाँ पर आ गए हैं। ये आंसर आ गया, इस तरह से निकालेंगे। कुछ ना कुछ वहाँ हिंट दिया होगा जिससे एंगल निकाल पाएंगे। मैं हटता हूँ, आप नोट कर लीजिए। अगला सवाल देखते हैं इसी का, सेकेंड वाला। नेक्स्ट क्वेश्चन देख रहा, इसमें बोला है क्रिटिकल एंगल फॉर वाटर एयर इंटरफेस इज 48.6। व्हाट इज द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर? म्यू इज इक्वल टू 1 अपॉन साइन C, यानी 1 अपॉन साइन 48.6 डिग्री। इसको भी आप दिया होगा 0.75 आंसर होता है, यानी इसको आप लिख सकते हैं 1 अपॉन 3/4, यानी 4 अपॉन 3 आ गया आंसर। तो 4/3 यानी C इज द ऑप्शन। आंसर हुआ इसका C। इस तरह से वही जो फॉर्मूला था म्यू इज इक्वल टू 1 अपॉन साइन C, उसका इस्तेमाल करके आप वैल्यूज निकाल सकते हैं। तो इसको नोट कर लीजिए। अगला देखते हैं, आइए देखते हैं इसका तीसरा नंबर का सवाल, थर्ड नंबर। तो थर्ड नंबर में बोला है क्रिटिकल एंगल फॉर एयर वाटर इंटरफेस फॉर वायलेट कलर इज 49, इट्स वैल्यू फॉर द रेड कलर वुड बी। हम जानते हैं म्यू इज इक्वल टू 1 अपॉन साइन C होता है, या लिख दीजिए साइन C बराबर 1 अपॉन म्यू। एंड वी ऑल्सो नो दैट म्यू वायलेट इज लेस देन म्यू आर। म्यू इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है लेमडा के, समझ लें आप, समझ के लिए होता है। रेड कलर के लिए म्यू कम, तो ये वैल्यू होती है। अब यहाँ पर आप देख रहे हैं जिसका म्यू कम उसका साइन C ज़्यादा, तो यहाँ CV की वैल्यू मिल जाएगी CR से ज़्यादा, यानी CR कम होना चाहिए। तो रेड कलर की जो वैल्यू है 49 से कम होगी, तो ये 48 आ जाएगा, और कोई कम वैल्यू दे नहीं रखी है। 49 से बाकी वैल्यूज 49 है उससे बड़ी हैं, एक ही वैल्यूज है जो उससे कम है। इस तरह आप एनालिसिस करके इसकी कहानी सेट कर सकते हैं। मेरे ख्याल से आप ये समझ पाए होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं इसका। ये चलिए इसका अगला सवाल। यहां पे बोला ए पॉइंट सोर्स ऑफ लाइट इज हेल्ड एट द डेप्थ ऑफ H बिलो द सरफेस ऑफ वाटर। कहीं पर पानी भरा हुआ है, वहां H हाइट पर पानी के लेवल से, ये पानी का लेवल है, ये हाइट इसकी H है, यहां पर आपने सोर्स रखा है। इफ C इज द क्रिटिकल एंगल, देखिए यहां से पानी रेज जाएंगी, जहां पर क्रिटिकल एंगल के बराबर रहेगा मामला, ऐसे समझिए ये क्रिटिकल एंगल, ये डेंसर मीडियम वाटर और ये एयर। तो डेंसर से रेयर में जाएंगी क्रिटिकल एंगल के बराबर, तो ये रे ऐसे चली जाएगी। ध्यान दिख रहा होगा, ऐसी उम्मीद कर रहा हूं। ये रे गई ऐसे, तो ऐसे निकल गई। यहां पे भी यही रहेगा, ये रे यहां पड़ी, नॉर्मल गिराया, अगर ये C के बराबर है तो ये भी C के बराबर आ जाएगा।
और ये रे ऐसे चली जाएगी क्योंकि ये क्रिटिकल एंगल पे जा रही है। अब यहां पर ध्यान से देखें, ये एक कोनिकल शेप बनेगा यहां पर ऐसे, इसका रेडियस, इसको कह दो O और बाकी का नामकरण दे दीजिए, A बोल दीजिए, B बोल दीजिए, सोर्स बोल देते हैं और इसको बोल देते हैं रेडियस R। तो ये इस तरह का कोन बनेगा। पूछ रहा है कि if C is the critical angle of air water interface, the diameter of the circle of light coming from the water, इसका डायमीटर 2R चाहिए हमको। अब यहां पर देखिए इस ट्रायंगल को देखिए, ये H है, तो मैं अगर 10C लगा दूं तो परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो R की वैल्यू क्या हो गई, H10C। तो 2R की वैल्यू क्या हो गई, यही है डायमीटर 2H10C, और ये 2H10C का मतलब है आंसर इसका A आ जाएगा। इस तरह से इसका आंसर आप A निकाल सकते हैं। मैंने समझा दिया, उम्मीद है आप पकड़ पाए होंगे। इस तरह से डायग्राम बना के भी समझा दिया जैसे कोई भी कंफ्यूजन ना रह जाए। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। ये देखिए, इफ द क्रिटिकल एंगल फॉर TIR फ्रॉम ए मीडियम टू वैक्यूम इज 30 डिग्री, देन द वेलोसिटी ऑफ लाइट इन द मीडियम इज। अब देखिए, अगर आपको क्रिटिकल एंगल पता है तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकाल सकते हैं। साइन 30 होता है हाफ, 1/1/2 यानी 2। तो मीडियम में वेलोसिटी क्या होती है, स्पीड इन वैक्यूम अपॉन म्यू, तो 3 × 10⁸ यानी इसकी वैल्यू कितनी हो गई, 1.5 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। ये आपका आंसर आ गया और ये वैल्यू है ऑप्शन नंबर बी। ये देखिए, इसको नोट कर लीजिए, इस तरह से ये भी काम हो जाता है इसका। अब ये कंप्लीट हो गया है मेरे ख्याल से जो ऑप्शन थे। और जाते जाते याद दिला दूं कि श्योर शॉर्ट क्वेश्चन अगर लेकर लगाना चाहते हैं, इसी तरह के क्वेश्चन एग्जामिनेशन में पूछे जाएंगे तो आप लेकर लगा सकते हैं। ये फुली सॉल्व्ड है, सोल्यूशन के लिए भटकना नहीं पड़ेगा। 399 की फिजिक्स का है बेटा, और अगर फिजिक्स और मैथमेटिक्स लेना चाहते हैं क्योंकि मैथ्स का भी पेपर आगे है तो लेके लगा सकते हैं, 699 में ही मिल जाएगा। और फिजिक्स के साथ बायो वाले बच्चे चाहते हैं तो वो भी ले लें, 699 यानी इकोनॉमिकल पड़ेगा, लेके लगा सकते हैं। लेने का तरीका क्या रहेगा, आप अरविंद एकेडमी ऐप को डाउनलोड कर लीजिए, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। डाउनलोड करने के बाद स्टोर सेक्शन में जाइएगा तो वहां पर यहां आपको दिखेगा आई एम इंटरेस्टेड का बटन, बाई नाउ का बटन नहीं दिखेगा। इसको क्लिक करेंगे तो आपको व्हाट्सएप मैसेज भी आ जाएगा, SMS मैसेज भी आ जाएगा। वहां पर पेमेंट का लिंक होगा, पेमेंट करते ही ये कोर्स एक्टिवेट हो जाएगा। थैंक यू वेरी मच, विश यू ऑल द बेस्ट। जो जो चीजें आपने मांगी है मैंने पूरी कोशिश करके सब कुछ दिया है। उम्मीद करता हूं कि हम और आप मिलके एक अच्छा रिजल्ट ला पाएंगे। थैंक यू वेरी मच, विश यू ऑल द बेस्ट।